डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब इस आज के टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन को डिराइव करने से पहले एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसका नाम है पॉइसन इक्वेशन। अब पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पॉइसन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन। अब डेल स्क्वायर क्या होता है? डेल स्क्वायर को हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर डबल डिफरेंशिएशन से मिलकर बनता है, यानी डबल वहाँ पर क्या होता है, अवकलन करना पड़ता है। V क्या है यहाँ पर? V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर यानी अदिश राशि होती है। रो वी क्या है? रो वी होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब आयतन, चार्ज मतलब आवेश, डेंसिटी मतलब घनत्व। एप्सिलॉन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि मीडियम से रिलेट करता है। तो पॉइसन इक्वेशन किसको रिलेट करती है? पॉइसन इक्वेशन रिलेट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी को। तो इस इक्वेशन को अगर हमें डिराइव करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रिलेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है कि E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल वी। अब इस डेल और V के बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का जो सामान्य मतलब होता है वो होता है परिवर्तन की दर निकालता है, यानी प्रवणता एक तरह से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो E इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डेल वी। तो इसको हम रिप्रेजेंट अगर करें तो E इज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या साइन रिप्रेजेंट किया गया है? माइनस साइन। ये एक पहला रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन क्या होता है? डेल डॉट डी बराबर रो वी, जो कि गॉस लॉ कहलाता है। और गॉस लॉ हम जानते हैं कि गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट होता है कि जो भी हमारा चार्ज है वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर फ्लक्स कितना है, जो भी हमारा सरफेस है, यानी चार्ज एनक्लोज्ड विल डिपेंड अपॉन द टोटल फ्लक्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं तो डेल डॉट डी बराबर क्या आता है? रो वी आता है। तो डी क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और रो वी फिर से क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हमें डेल डॉट डी बराबर रो वी अगर डिराइव करना है, मान लेते हैं, तो डेल डॉट डी और रो वी डिराइव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि गॉस लॉ जो कहता है वो क्या कहता है कि Q जो चार्ज होता है दैट विल डिपेंड अपॉन फ्लक्स दैट इज साई। Q को निकालने के लिए हम कौन सा इंटीग्रेशन लेते हैं? वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास तीन इंटीग्रल अवेलेबल होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा कौन होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रो वी डी वी। फ्लक्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। अब एक इंटीग्रल हमारा वॉल्यूम में, एक इंटीग्रल हमारा सरफेस में है। तो सरफेस को अगर हमें वॉल्यूम में बदलना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसके आगे भी वर्ड जुड़ता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है कि वॉल्यूम को सरफेस और सरफेस को वॉल्यूम में बदलती है। तो डी डॉट डी एस अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा डेल डॉट डी इंटू डी वी के अंदर। इसका मतलब हमने क्या किया? सरफेस वाले इंटीग्रल को भी वॉल्यूम में बदल दिया। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करता हूं और आमने सामने लिखता हूं तो डेल डॉट डी डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी। तो दोनों को कंपेयर करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? डेल डॉट डी बराबर रो वी, जो कि होती है गॉस लॉ की पॉइंट फॉर्म, और ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक रिलेशन यूज किया है डेल डॉट डी बराबर रो वी नाम का। अब इस इक्वेशन से हमें कहाँ पहुँचना है? हमारे पॉइसन इक्वेशन पे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि D बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन E, जहाँ एप्सिलॉन हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हम और भी जानते हैं कि एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन आर जो डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल यूज होगा है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब D की जो वैल्यू है एप्सिलॉन E, वो हम क्या लिख देंगे इस D की जगह? तो क्या हो जाएगा? डेल डॉट एप्सिलॉन E इक्वल टू रो वी। अब एप्सिलॉन कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो जो होगी वो हमारे इस एक्सप्रेशन से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन से अगर बाहर आ जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा कि एप्सिलॉन डेल डॉट E बराबर रो वी। तो डेल डॉट E बराबर रो वी अपॉन एप्सिलॉन, जो हमारा कांस्टेंट था उसको उधर भेज दिया। अब E इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डेल वी, जो कि हमने लिखा था
वैल्यू पुट कर देंगे ई की जगह, तो यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डेल डॉट डेल, ठीक है, तो डेल डॉट डेल का मतलब क्या होगा, डेल डॉट डेल यानी डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये हमारी डेल की वैल्यू होती है। इसको डॉट हमें किसके साथ करना है, फिर से डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जेड के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि जो सेम डायरेक्शन होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल 2 बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल 2 बाय डेल जेड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, डेल डॉट डेल मिलके क्या हो गया, डेल स्क्वायर, और माइनस साइन को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, माइनस रो बी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। और जो डेल स्क्वायर हमारा बना है उसको हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि डिपेंड अपॉन के 3 डायमेंशन हो सकते हैं कि डेल स्क्वायर की वैल्यू हम एक्स में भी लिख सकते हैं, वाई में भी लिख सकते हैं और जेड में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं जो हमारा डेल स्क्वायर ऑपरेटर है उसकी वैल्यू, तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होगा, डेल 2 वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि डेल स्क्वायर खुद की वैल्यू ये है, डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 बाय डेल वाई और डेल 2 बाय डेल जेड। तो अगर हमारा कार्टेशियन सिस्टम है तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमें लिख देना है v, जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारा वैल्यू था ही, ठीक है, ये हमने जो डिराइव किया था वो हमारा कार्टेशियन में था। तो v तीनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट आया था माइनस रो बी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये पॉइसन इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आता है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, रो, फाई और जेड। तो रो के लिए हमें क्या करना है, देखो याद रखने के लिए कि डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, डेल वी बाय डेल रो, और एक डेल बाय डेल रो कहाँ लिख दिया, बाहर। तो डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर और डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर। अब इसका भी डेरिवेशन होता है, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए हम इस तरह से याद रखेंगे कि एक डेरिवेशन को मतलब डिफरेंशिएशन को बाहर रख दिया, अंदर किससे मल्टीप्लाई किया, रो से, तो बाहर भी किससे डिवाइड करना है, रो से। सेकंड जो आएगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है, तो रो स्क्वायर डेल 2 वी बाय डेल फाई स्क्वायर, और जेड में कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज हमारा यहाँ लिखा जा सकता है। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आर, थीटा और फाई में। तो देखो यहाँ पर सेम चीज है, जैसा हमने रो के लिए लिखा था डेल वी बाय डेल रो लिखा था, यहाँ डेल वी बाय डेल आर, डेल बाय डेल रो लिखा था, यहाँ डेल बाय डेल आर। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ रो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ आर स्क्वायर से करना है। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर यहाँ रो स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर आ गया, तो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, साइन थीटा आया। तो जो एक्स्ट्रा आया उसी से डिवाइड किया, तो उसी से अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ आर स्क्वायर है, उसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा होगा, ठीक है। लास्ट क्या है अपना, फाई के लिए, तो रो बराबर जो होता है वो होता है आर साइन थीटा। ये रिलेशन होता है सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम के अंदर। तो रो की जगह हम क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रो, अब रो क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और सिलेंडर के अंदर हम जानते हैं कि बेस जो होता है उसकी रेडियस हम मान रहे हैं रो, लेकिन यहाँ स्फेरिकल के अंदर जो रेडियस मानी जा रही है वो आर है। दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो फाई है, ठीक है। तो रो जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर फाई के साथ क्या आता है, रो आता है। तो उसकी जगह हमने जस्ट क्या करा है, रो की जगह क्या लिख दिया, आर साइन थीटा। तो रो स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम तीनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, इक्वेशन की, पॉइसन इक्वेशन की। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, लाप्लास इक्वेशन। अब लाप्लास इक्वेशन के लिए मेन चीज क्या है कि जो पॉइसन इक्वेशन है उसी से हम क्या डिराइव करते हैं, लाप्लास इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब लाप्लास इक्वेशन में जो नेक्स्ट चीज जो होगी इंपॉर्टेंट वो ये होगी कि सबसे पहले हमें पॉइसन इक्वेशन डिराइव करनी होगी। तो पॉइसन इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, जो कि क्या थी, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस का रो बी अपॉन एप्सिलॉन। अब इसी इक्वेशन को अगर हमें लाप्लास इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना होता है, या कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई वॉल्यूम चार्ज यानी रो बी प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ पर 3 तरह के चार्ज हम लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई लिखता है रो एल, एक लिखता है रो एस और एक लिखता है रो वी। तो रो एल मतलब होगा लाइन यानी रेखा, एस मतलब होगा सरफेस यानी क्षेत्र, और वी मतलब होगा वॉल्यूम यानी आयतन। तो इस तरह से 3 तरह की चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डिफाइन होती है, रो एल, रो एस और रो वी के नाम से। तो अगर किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर वॉल्यूम चार्ज रो बी प्रेजेंट ना हो
तो पॉइजन इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाए, लाप्लास इक्वेशन के अंदर। तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का रो वी अपॉन एप्सिलॉन। तो रो वी जो ये तो पॉइजन इक्वेशन थी, रो वी की जगह में क्या पुट कर देना है, जीरो। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। तो यदि किसी बंद क्षेत्र में कोई आवेश रो वी उपस्थित ना हो तो पॉइजन समीकरण किसमें बदल जाती है, लाप्लास में, जहाँ रो वी का मान क्या होगा, जीरो होगा। इस इक्वेशन जो लाप्लास इक्वेशन है उसके अंदर डेल स्क्वायर को नाम क्या देते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और इस इक्वेशन का दूसरा नाम एक और होता है हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि हार्मोनिक फंक्शन को हल करने के काम में आती है। अब लास्ट में आता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है लाप्लास इक्वेशन की। तो लाप्लास इक्वेशन ज़्यादातर जो होती है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सॉल्व करने में काम आती है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो होती है जिसके अंदर हमें कंडीशन दे रखी होती है कि जैसे हम लिमिट लगाते हैं x बराबर 0 टू a, x बराबर 0 टू b, तो वहाँ पर हमें पता होता है कि कोई जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन जो फिजिक्स में आती है हमारे, श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे वन डायमेंशन इक्वेशन है उसमें एक बॉक्स दिया होता है जिसकी लिमिट होती है x बराबर 0 से x बराबर a। तो ये x बराबर 0 से x बराबर a क्या है, ये एक बाउंड्री है कि इसके बाहर जो होगी, जैसे x बराबर 0 है तो उससे लेस अगर होगा 0 से, और x बराबर a है तो उससे ज़्यादा होगा अगर a से, तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और 0 से a में वैल्यू डिफाइन होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम जो है वो हमारी कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल तीनों में हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल अप्लाई लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर इक्वेशन का डेरिवेशन आता है लाप्लास का तो पहले हमें पॉइजन इक्वेशन डिराइव करनी है और उसमें रो बी की जगह जीरो पुट करने पर क्या आ जाएगी, लाप्लास इक्वेशन। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कवर होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।